जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 30 जनवरी पहली शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है एसएससी जीडी का, उसको एनालिसिस करते हैं और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं ये तो आज इनको डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। दोस्तों प्रश्न पूछा गया था आपका, सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई। दोस्तों सम्राट अशोक ये मौर्य वंश के राजा हैं और इनकी मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु हुई है। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि अशोक का राज तिलक कब हुआ था, तो अशोक का राज्याभिषेक जो हुआ वो हुआ था आपका 272 ईसा पूर्व में। 272 ईसा पूर्व में अशोक का राज तिलक हुआ था। और लगभग हम बात करें तो अशोक ने 37 सालों तक शासन किया है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक का अन्य नाम क्या है, तो अशोक को देवानाम और प्रियदर्शी भी कहा गया है। देवानाम प्रियदर्शी किसका नाम है? दोस्तों देवानाम प्रियदर्शी अशोक का ही नाम है। इसको राजा की उपाधि भी दी गई है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था, ये क्वेश्चन आ सकता है फिर। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। खारबेल के साथ ये युद्ध हुआ था और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो था वो युद्ध करने का जो फैसला था वो नहीं किया, मतलब उसने युद्ध की नीति त्याग दी थी, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अशोक से एक क्वेश्चन ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि अशोक के टाइम में कौन सी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। दोस्तों अशोक के टाइम में तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। तीसरी बौद्ध परिषद किसके टाइम में आयोजित की गई? दोस्तों तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया है अशोक के टाइम में, ये भी आप याद रखिएगा। और अशोक से एक क्वेश्चन ये आएगा कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? दोस्तों उपगुप्त। अशोक ने बौद्ध धर्म की जो शिक्षा प्राप्त की है वो उपगुप्त से प्राप्त की है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक जो है इसने एक रुम्मनदेही स्तंभ बनवाया था, रुम्मनदेही स्तंभ, और ये लुम्बिनी में बनवाया गया है। भगवान बुद्ध का जन्म जहाँ पर हुआ था वहाँ पर रुम्मनदेही स्तंभ बनवाया था सम्राट अशोक ने। सांची का स्तूप बनवाया गया है सम्राट अशोक के द्वारा। सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में। तो सांची का स्तूप का संस्थापक है अशोक। और दोस्तों आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि अशोक की पत्नी जो थी वो थी करुबाकी। अशोक की पत्नी का नाम क्या था? तो करुबाकी इसकी पत्नी है, ये भी आप याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। और सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं, दोस्तों सम्राट अशोक के शिलालेख किसने पढ़े हैं? दोस्तों सम्राट अशोक के शिलालेखों की लिपि पढ़ी आपके जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के शिलालेखों की लिपि को समझाया है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सम्राट अशोक के शिलालेखों की लिपि के बारे में बताया गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी बनता है अशोक, ये भी आप याद रखिएगा। और अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, ये क्वेश्चन आता काफ़ी, तो अशोक का उत्तराधिकारी उसका बेटा कुणाल, ये भी आप याद रखना। तो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर कुणाल, ये क्वेश्चन आपके याद रखिएगा दोस्तों। तो अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक की मृत्यु पाटलिपुत्र में हुई थी 232 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई? दोस्तों 2011 की जनगणना 2 चरणों में हुई थी। ये जनगणना स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल 2010 से, ये भी आप याद रखिएगा। और इसमें हाउसिंग लिस्टिंग और हाउसिंग गणना ये अप्रैल सितंबर 2010 में स्टार्ट हुई थी। और इसके साथ जो जनसंख्या गणना है वो 9 से 28 फरवरी 2011 को जारी हुई थी। तो 2011 की जनगणना ये 2 चरणों में हुई थी, आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं बात करूँ 2011 की जनगणना के बारे में, तो 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न शामिल थे? तो 29 प्रश्न शामिल थे, ये भी आप याद रखिएगा। 2011 की जो जनगणना है वो भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना है। टोटल आपकी 15वीं जनगणना थी ये भी आप याद रखना। और इसके जो आयुक्त थे वो कौन थे? दोस्तों वो थे आपके चंद्रमौली, सी चंद्रमौली जनगणना 2011 के आयुक्त हैं आपके। तो सी चंद्रमौली, ये आप याद रखिएगा, जनगणना 2011 के मतलब आयुक्त थे। और जनगणना कितने साल में होती है? दोस्तों 10 साल के अंतराल पर, सामान्यतः 10 साल के अंतराल पर भारत में जनगणना कराई जाती है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो मतलब आदर्श वाक्य था वो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका आदर्श वाक्य था। तो ये भी आप याद रखना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था। क्लियर दोस्तों? तो ये आप याद रखना जनगणना के बारे में। और जनगणना का जनक कौन है भारत में? दोस्तों भारत में हेनरी बोल्टर को जनगणना का जनक माना गया है। हेनरी बोल्टर को जनगणना का जनक माना गया है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन आया था दोस्तों, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आपको मैं कई बार बता भी चुका हूँ। और ये जस्टिस यू ललित, उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। अभी जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम क्या है दोस्तों, उनका नाम है DY चंद्रचूड़। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है DY चंद्रचूड़, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज है 65 साल, ये भी आप याद रखिएगा। और जो हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था, हीरालाल जे कानिया। दोस्तों हीरालाल जे कानिया ये भारत में सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। 1950 में भारत का सुप्रीम कोर्ट बना है। अगर आपके एग्जाम में आए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, दोस्तों 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये बना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई, ये भी आप याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं आपके 1+33, यानी कि 33+1, एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी अन्य 33 होते हैं आपका। एक आर्टिकल भी आप याद रखिएगा, आर्टिकल 124। दोस्तों आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 के तहत गठित किया जाता है। एक आर्टिकल और याद रखिएगा, आर्टिकल 129, इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख कोर्ट है, आपका अभिलेख न्यायालय है, ये भी आप याद रखना। क्लियर। तो 49 मुख्य न्यायाधीश पूछे गए थे और वो है आपके जस्टिस यू ललित। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर सन 1600 को बनी थी और ये 1608 में भारत आई थी। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उस समय किसका शासन था, तो मुगल सम्राट, मुगल वंश का राजा है आपका अकबर। तो अकबर का शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, ये भी आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले कौन आया था, दोस्तों विलियम हॉकिंस आया था। विलियम हॉकिंस आया था आपका, ये भी आप याद रखिएगा, विलियम हॉकिंस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। तो ये आप याद रखना। दोस्तों का भी क्वेश्चन आए कि भारत आने वाली पहली यूरोपियन शक्ति कौन सी थी, तो पुर्तगाली लोग भारत में आए थे सबसे पहली बार, ये आप याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग कौन सा होता है। दोस्तों दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। दोस्तों कभी क्वेश्चन आए कि एक सेल की जो श्वसन करती है, सेल का श्वसन केंद्र कहाँ पर होता है, तो सेल का जो श्वसन अंग है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। एक कोशिका जहाँ से सांस लेती है वो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा गया दोस्तों, कोशिका का शक्ति गृह, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और क्वेश्चन का भी आए कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द दिया है वो दिया है कार्ल बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया है। और इसके खोजकर्ता कौन थे वैसे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता थे अल्टमान। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता अल्टमान थे और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था कार्ल बेंडा ने, ये आप याद रखना। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि साइटोलॉजी क्या होता है, तो साइटोलॉजी होता है दोस्तों कोशिकाओं का अध्ययन। साइटोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो दोस्तों कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, आप याद रखना, इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि जो सबसे बड़ी कोशिका है मानव की वो कौन सी है, तो दोस्तों मानव में सबसे बड़ी कोशिका है आपकी एग सेल, ये महिलाओं में होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका आपकी एग सेल, ये भी आप याद रखना। ठीक है। सबसे छोटी पूछेगा तो स्पर्म, शुक्राणु, ये सबसे छोटी कोशिका है, ये भी आप याद रखना। तो अगला प्रश्न देखें, नवन्ना किस राज्य का फसल उत्सव है। दोस्तों नवन्ना पूछा गया है आपसे, तो नवन्ना ये पश्चिम बंगाल का है। नवन्ना पश्चिम बंगाल का फसल उत्सव है। इसके साथ साथ आपको याद रखना पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला, ये काफ़ी आता है एग्जाम में, कई बार इसको टीसीएस पूछ चुकी है। तो गंगा सागर मेला ये कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। दूसरा आप याद रखिएगा दोस्तों, और गजन महोत्सव कहाँ का है, तो गजन उत्सव भी आपका पश्चिम बंगाल में होता है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। साथ साथ आपको याद रखना दोस्तों डोल यात्रा ये किसका है, तो वो भी आपका पश्चिम बंगाल का है। दोस्तों मैंने कल वीडियो अपलोड की है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा और आपको मिल जाएगी। जो त्यौहार है वो मैंने लगभग 20 मिनट या 25 मिनट की वीडियो, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो गंगा सागर मेला, गजन उत्सव, डोल यात्रा ये पश्चिम बंगाल के त्यौहार हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल में ना एक नया साल क्या होता है इसका, पोइला वैशाख पश्चिम बंगाल का नया साल है, ये भी आप याद रखना। और पश्चिम बंगाल में एक डांस याद रखे जाइएगा, गंभीरा। एक आप याद रखना बाउल संगीत होता है। और एक याद रखना लाठी कहाँ का डांस है, तो ये भी यहाँ का है। कीर्तन भी आपका पश्चिम बंगाल का डांस है। तो बाउल, गंभीरा, लाठी, और एक और याद रखना
बिड़ता कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिड़ता भी पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। तो नवन्ना उत्सव आप याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा भी आप याद रखना, 15 दिसंबर 2021 को दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल की गई थी। तो ये आप याद रखना, दुर्गा पूजा ही पश्चिम बंगाल का त्यौहार है। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और यहाँ का राज्यपाल है सीवी आनंद बोस। नेक्स्ट पूछा गया दोस्तों, उत्तराखंड की मार्शल आर्ट कौन सी है? दोस्तों उत्तराखंड की मार्शल आर्ट है आपकी छोलिया। छोलिया ये कुमाऊं क्षेत्र में की जाती है। तो ये आप देख सकते हैं फोटो में भी, कुमाऊं क्षेत्र। तो उत्तराखंड की मार्शल आर्ट पूछी गई थी आपसे, ये छोलिया है। दोस्तों उत्तराखंड का एक डांस याद रखिएगा, पांडव। पांडव नृत्य कहाँ किया जाता है? तो पांडव नृत्य किया जाता है उत्तराखंड में। एक याद रखना झोरा, झोरा कहाँ का नृत्य है? तो झोरा उत्तराखंड का नृत्य है, ये भी आप याद रखना। साथ साथ आपको याद रखना घसियारी, घसियारी कहाँ का नृत्य है? तो घसियारी नृत्य भी आपका उत्तराखंड का है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो छोलिया मार्शल आर्ट पूछी गई है उत्तराखंड के। डांस याद रखेगा। क्वेश्चन आए कभी कि उत्तराखंड कब बना था? तो दोस्तों उत्तराखंड बना है सन 2000 में 9 नवंबर को, सन 2000 में बना है 9 नवंबर को, ये भी आप याद रखना। इसके मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, और राज्यपाल है गुरमीत सिंह। दोस्तों मैं बात करूँ मार्शल आर्ट के बारे में तो आपको 2-3 मार्शल आर्ट मैं बता देता हूँ। जैसे कलारीपयट्टू बहुत आती है एग्जाम में, कलारीपयट्टू। तो कलारीपयट्टू कहाँ की मार्शल आर्ट है? केरल की। कलारीपयट्टू केरल की मार्शल आर्ट है। एक थांगटा बहुत पूछता है एग्जाम में, थांगटा। दोस्तों थांगटा है मणिपुर की, थांगटा मार्शल आर्ट मणिपुर की है। एक आपसे सिलंबम पूछेगा, सिलंबम। दोस्तों सिलंबम जो है ये आपकी तमिलनाडु की है, ये भी आप याद रखना। तो कलारीपयट्टू केरल, थांगटा मणिपुर, सिलंबम तमिलनाडु। एक याद रखना स्काई, स्काई। दोस्तों स्काई जो मार्शल आर्ट है वो है आपकी जम्मू कश्मीर की। एक याद रखिएगा मर्दानी खेल, मर्दानी खेल ये कहाँ की मार्शल आर्ट है? दोस्तों मर्दानी खेल जो है ये आपकी मार्शल आर्ट है आपकी महाराष्ट्र की। तो मर्दानी खेल महाराष्ट्र की मार्शल आर्ट है, ये भी आप याद रखना। एक छऊ भी याद रखिएगा, छऊ। छऊ भी एक मार्शल आर्ट नृत्य है हमारा। तो छऊ जो है ये 3 राज्यों में होता है आपका, उड़ीसा में होता है, झारखंड में होता है और पश्चिम बंगाल में। तो छऊ 3 राज्यों में की जाने वाली एक मार्शल आर्ट है, ये भी आप याद रखना। तो छोलिया पूछा गया था, उत्तराखंड का है। नेक्स्ट है दोस्तों आपसे, भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी की कौन सी परत में होती है? दोस्तों भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी में होती है, क्रस्ट में। भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी के क्रस्ट में होती है, ये आप याद रखना। दोस्तों कभी क्वेश्चन आया कि भूकंप की उत्पत्ति जिस बिंदु पर होती है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों उसको कहा जाता है फोकस। भूकंप की उत्पत्ति जहां पर होती है उसे फोकस कहा जाता है, और भूकंपीय तरंगों का अनुभव जहां पर सबसे पहले होता है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र क्या होता है? हाइपोसेंटर जिसको कहते हैं। तो ऐसा बिंदु जहां पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे अधिकेंद्र या हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर एपीसेंटर, एपीसेंटर होता है आपका, ये आप याद रखना। एपीसेंटर वो केंद्र है जहां पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में कि सिस्मोलॉजी क्या है? तो सिस्मोलॉजी पूछा जा सकता है आपसे, सिस्मोलॉजी। तो आप याद रखिएगा भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी दोस्तों भूकंप का अध्ययन कहलाता है, आप याद रखना इसके बारे में। साथ साथ दोस्तों आपको याद रखना है एक है रिक्टर स्केल। दोस्तों रिक्टर स्केल जो होता है वो क्या करता है? रिक्टर स्केल से हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की इंटेंसिटी को मापा जाता है, और ये सिस्मोग्राफ मतलब रिक्टर स्केल माप के क्या रखेगा हमें? सिस्मोग्राफ बनाएगा। तो रिक्टर स्केल जो होता है इस पर भूकंप की तीव्रता मापते हैं, और जो ग्राफ आता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को बताता है, और रिक्टर स्केल भी। क्लियर? तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा यहाँ पे लिखा गया पृथ्वी, अगर क्वेश्चन आए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास भारतीय संविधान में किस भाग के अंतर्गत आता है? दोस्तों ये जो बात है ये आपकी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आती है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मैं बात करता हूँ मौलिक कर्तव्यों के लिए एक समिति बनी थी, स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, और इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो ये आप याद रखना। और इसके द्वारा संविधान में एक भाग ऐड किया गया है, भाग 4A, और भाग 4A के अंतर्गत हमने एक अनुच्छेद ऐड किया, अनुच्छेद 51A। तो अनुच्छेद 51A के तहत हमने 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किए गए हैं, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाए। और अभी जो है वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ऐड किया गया था, ठीक है, ये भी आप याद रखना। और ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? USSR से लिए गए हैं। यहाँ पे आप सारे मौलिक कर्तव्य देख सकते हैं, ये आपका लिखा हुआ है आपका पूरा, ये आपका है कि संविधान का पालन करना है आपको,
राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोए रखना है, अखंडता की रक्षा करें, देश की सेवा करें, और ये आपका प्रकृति का संरक्षण है, आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं आप, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियां, और ये माता पिता का संरक्षक के रूप में कार्य है आपका। तो ये आपका याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किए गए हैं। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2016 में मिल्खा सिंह को कौन सा अवार्ड मिला था? तो दोस्तों 2016 में मिल्खा सिंह को अवार्ड मिला था भारत गौरव अवार्ड, भारत गौरव अवार्ड। और मिल्खा सिंह को 1959 में पद्मश्री भी दिया गया था। अगर क्वेश्चन आए कि मिल्खा सिंह को पद्मश्री कब मिला था, 1959 में मिला है, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों यहाँ पे ये बुक लिखी गई है, क्वेश्चन कभी आए कि द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन आ सकता है। और मिल्खा सिंह का कोई उपनाम है? हाँ, इनको फ्लाइंग सिख कहा जाता है। उड़ने वाला सिख किसे कहा गया है दोस्तों? फ्लाइंग सिख कहा गया है मिल्खा सिंह को। ये आप याद रखना, उड़न सिख मिल्खा सिंह। पंजाब में पैदा हुए थे ये भी आप याद रखना, पंजाब से थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आया दोस्तों, ब्रेबोर्न स्टेडियम किस शहर में है? तो ब्रेबोर्न स्टेडियम है आपका मुंबई में, ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में है। तो ये आप याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन आया कि मुंबई कौन से द्वीप पर है? तो मुंबई जो है ये सालसेट द्वीप पर स्थित है, सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। और मुंबई में एक स्टेडियम आपको और याद रखना, बानखेड़े, बानखेड़े स्टेडियम, ये भी कहाँ पर है? मुंबई में। दोस्तों ये तो आपका स्टेडियम है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये आ सकता है क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है? दोस्तों ये कलकत्ता में है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कलकत्ता में है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। तो ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्ति का उल्लेख है? दोस्तों अगर सिंपल क्वेश्चन आता कि कैग सीएजी का आर्टिकल कौन सा है, तो कैग की नियुक्ति का आर्टिकल है 148। लेकिन क्वेश्चन है कि कर्तव्य और शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 149 में कैग का जो कर्तव्य है, जो शक्ति है, उसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों कैग की नियुक्ति 6 साल के लिए या 65 वर्ष की आयु के लिए, इनमें से जो भी पहले हो उसके लिए होती है। और भारत के वर्तमान सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भी आप याद रखिएगा। कैग का पद कहाँ से लिया गया दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया है। कैग का पद ब्रिटेन से लिया गया। आपको 3 अनुच्छेद बताता हूँ। एक आपको याद रखना आर्टिकल 76, और ये है आपका अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल के तहत है? तो वो है आपका अनुच्छेद 76। एक है आपका अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, वित्त आयोग। एक आपका आर्टिकल 324, ये आपका चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, इसको मैं फिर हटाता हूँ। तो 76 में अटॉर्नी जनरल, 280 में वित्त आयोग, 324 में चुनाव आयोग, और एक आर्टिकल और याद रखिएगा 315। दोस्तों आर्टिकल 315 ये यूपीएससी के बारे में है, यूपीएससी के बारे में है 315। और एक आर्टिकल याद रखना 368 संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो 368 में है। ये आप याद ना, काफ़ी आता है एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन आया था, एक जिला एक उत्पाद योजना, ये किस राज्य की योजना है? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की योजना है। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई थी। एक जिले से एक उत्पाद को प्रमोट किया जाता है। और अभी ये योजना भारत का कौन सा मंत्रालय चला रहा है? दोस्तों ये अब भारत सरकार ने अडॉप्ट कर ली है, और ये योजना खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय चला रहा है। अब खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जो भारत का है, ये अब इस योजना को संचालित कर रहा है पूरे भारत में। तो ये आप याद रखना, ये कॉन्सेप्ट जापान से लिया गया है, एक जिला एक उत्पाद योजना का। तो यूपी की योजना थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आया कि 2011 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की? यूपी की है, और यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी 6 अप्रैल 1980 को बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, ICAR के चेयरमैन अगस्त में कौन बने हैं? दोस्तों ICAR के चेयरमैन थे या CSIR के, जो भी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका तो नल्ला थंबी कलाई सेल भी वो क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में। लेकिन ICAR के पूछा गया था तो हिमांशु पाठक, हिमांशु पाठक, ये आप देख सकते हैं कि ICAR के जो डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, तो वो आपके हिमांशु पाठक बनाए गए हैं 1 अगस्त को। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ पूरा। तो 1 अगस्त 2022 को हिमांशु पाठक ICAR के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन आपका आया है, तो इसका आंसर है हिमांशु पाठक। दोस्तों आपको याद रखना है इसरो के चेयरमैन कौन है? तो इसरो के चेयरमैन आपके S सोमनाथ, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है और हो सकता है कि आपसे पूछा जाए। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ हैं। और आपको नाबार्ड के भी याद रखना है। नाबार्ड के कौन बने थे? दोस्तों नाबार्ड के KV शाह जी,
नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं के.बी. शाहजी, ये भी आप याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि भारत के सीडीएस कौन बने हैं, तो इनका नाम है अनिल चौहान। सीडीएस क्वेश्चन आ सकता है कि अनिल चौहान भारत के सीडीएस हैं, ये आप याद रखिएगा। एक आपसे पूछ सकता है कि भारत के जो मतलब समुद्री समन्वयक बने हैं वो कौन है। दोस्तों भारत के समुद्री समन्वयक बने हैं जी अशोक कुमार। समुद्री समन्वयक कौन बने हैं, तो जी अशोक कुमार, ये भारत के समुद्री समन्वयक बने पहली बार, याद रखना इसके बारे में। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या प्रश्न पूछा गया, ओलंपिक खेलों में भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन थे। दोस्तों ओलंपिक खेलों में भारत के प्रथम ध्वजवाहक हैं पुरमा बनर्जी। पुरमा बनर्जी 1920 के जो बेल्जियम में एडनबर्ग ओलंपिक खेले गए थे उसमें ध्वजवाहक बने थे ये आप जानना। ओलंपिक खेल, और ओलंपिक खेल मतलब ओलंपिक दिवस कब होता है, 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति लॉजेन में है। दोस्तों एक इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ये क्वेश्चन आया है नहीं आया है, कि एक बच्चा बता रहा है कि आया है। तो ये आपका अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता पूछी गई है, अनुच्छेद 19। बाकी अनुच्छेद 19 में बोलने की आज़ादी है, बी में सभा की आज़ादी, सी में संघ की, और पूरे देश में घूमने की आज़ादी है, डी में। अनुच्छेद 19 में कहीं पर भी रहने की आज़ादी है, और अनुच्छेद 19 जी में व्यापार की आज़ादी है। तो ये आप याद रखना। और आपको याद रखना अनुच्छेद 14, 19 और 21 इन्हें स्वर्णिम त्रिभुज कहा गया है। 14, 19, 21 को स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र के लोक नृत्य पूछा गया है, कोई नया लोक नृत्य पूछा गया है, तो मैं बता दूं लावणी, ललिता, लेजिम, पोवाड़ा, दही कला, बोहदा, मोनी, गोरीचा, तमाशा, सोंगी मुक्टे, कोली, धांगरी, गाजा। अब इनमें से जो भी रहा हो आप टिक कर सकते थे। सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखना लावणी। महाराष्ट्र का ना एक नया साल याद रखना गुड़ी पड़वा, और महाराष्ट्र का एक त्यौहार याद रखना पोला फेस्टिवल। इसमें बैलों की पूजा होती है, कहाँ होता है, महाराष्ट्र में, याद रखना इसके बारे में। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष याद रखना राहुल नार्वेकर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बस यही प्रश्न दोस्तों मुझे मिले। और एक क्वेश्चन दोस्तों भरतनाट्यम से कोई क्वेश्चन है, तो भरतनाट्यम वाला क्वेश्चन कोई अवार्ड पूछा गया है किसी साल में, एग्जैक्ट उसको पता नहीं चला कि भरतनाट्यम से क्या क्वेश्चन पूछा था। तो मैं आपको भरतनाट्यम के ना कुछ 2-3 कलाकार बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए कभी अरलामेल वेल्ली ये कौन सा डांस करती है। दोस्तों अरलामेल वेल्ली जो है ये भरतनाट्यम करती है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है भरतनाट्यम के लिए 2-3 नाम और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक आपकी जो नाम आता है वो आपका पद्मा सुब्रमण्यम का नाम काफ़ी आता है। पद्मा सुब्रमण्यम कौन सा डांस करती है। दोस्तों पद्मा सुब्रमण्यम जो डांस करती है वो करती है आपकी भरतनाट्यम, ये भी आप याद रखना। इसके साथ साथ आपको याद रखना बैजंती माला, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा डांस करती है, तो बैजंती माला भी भरतनाट्यम करती है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है दोस्तों बाला सरस्वती भी भरतनाट्यम करती है, और हेमा मालिनी का संबंध भी भरतनाट्यम से है। तो ये सब डांस आप याद रखना। भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो तमिलनाडु से। तो दोस्तों ये था आपका पूरा एनालिसिस। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।